है 6 क्लास की एनसीईआरटी का हिस्ट्री। और यहाँ पे हमारे पास कोई बुक नहीं है, हमारे पास बुक के नाम पे ये हमारे पास पीडीएफ है, जिसमें 1 से लेकर 12 तक के सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है? अब हमें देखना है कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 158 पेज की ये बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आप सोचिए कि क्या 158 पेज को आप डेली रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। और इस पुस्तक में क्या-क्या दिया गया है इसके बारे में ये सारी जानकारी है, उपयोगी उपयोगी शब्द हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, स्रोत हैं, अतिरिक्त जानकारी भी दी गई है जैसे दूसरे-दूसरे देशों की। तो यहाँ पे पहला चैप्टर हमारा शुरू होता है। ये सारे जो देख रहे हैं ये सब, ये रसीदा का एक सवाल है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कि 100 साल पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाएँ? ये ऐसा सवाल पूछती है। उसी के जवाब में ये सारा चैप्टर है और सबसे पहले दिया गया है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया हुआ है, हाइलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस घरों में रहते थे। यहाँ पे आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने यहाँ पे हाइलाइट कर लिया। हम लिखेंगे एक पॉइंट में अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं और वहाँ पे हम लिखेंगे इन सारे नामों को, आखेटकों को ऐसे 1-2 पॉइंट करके आखेटक, उसके बाद पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, ये सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं अतीत के बारे में। ठीक है? इनसे। और यहाँ पे आप नोट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। लोग कहाँ रहते थे ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जहाँ-जहाँ लोग रहते थे जैसे कई लाख वर्ष पहले लोग नदी के तट पे रहते थे और यहाँ जो लोग थे कुशल संग्राहक थे, तो ये विशाल संपदा से परिचित थे। भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि आखेट का मतलब होता है शिकार भी करते थे। तो इस लाइन को हम लिखेंगे। अब ये देखिए इस लाइन को हमने कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद उस क्षेत्र का नाम हमने लिखा है कि जहाँ-जहाँ जो क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग बसते थे, उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया, वहाँ पे जो कृषि हुआ उसके बारे में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। यहाँ पे हमने मैप भी बनाया हुआ है, आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं। इस मैप में देखिए ये है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे। यहाँ है गारो पहाड़ियाँ जो मेघालय वाले क्षेत्र में है। यहाँ पे है सोन नदी और ये है गंगा नदी, एक इसकी घाटी है, यहाँ पे लोग रहा करते थे। ये है बिंद पहाड़ियाँ, यहाँ पे लोग रहा करते थे। तो इस तरह से ये कुछ जगह है जहाँ पे लोग शुरू में रहा करते थे और उनके बारे में दिया गया है जो इस मैप में हमने भी बनाया हुआ है। यहाँ पे दिया गया है कि 4700 पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, गंगा और सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, जिसको हमने भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ये सारी जो जानकारी है गंगा तथा सोन नदी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है? यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम अभी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं है, इसमें कोई फैक्ट्स निकल के नहीं आ रहा है। लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की, कभी-कभी हिमालय जैसे ऊँचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी। यानी कि यही बताया जा रहा है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, यात्रा करते थे। ऊँचे-ऊँचे पर्वत, पहाड़ उनके रास्ते में आते थे, जिसको पार करते हुए वे यात्रा करते थे। व्यापारियों के काफ़िले भी जाते थे मूल्यवान वस्तुओं को बेचने। तो ये सब नॉर्मल बातें हैं, इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो हमें याद करने लायक है। ठीक है? और लोग यात्रा क्यों करते हैं? ठीक है? तो सबकी अपनी-अपनी आवश्यकता होती है या फिर एक हॉबी भी होती है यात्रा करने की। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें दिखाई दे रहा है। जैसे पहले के शासक थे तो अन्य देशों पे कब्जा करने के लिए, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए यात्रा भी करते थे। अब यहाँ पे देश का नाम दिया हुआ है कि देश का नाम जो है भारत, वो कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, तो उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है। ऋग्वेद में उसका उल्लेख मिलता है। और ईरानियों ने और यूनानियों ने कैसे सिंधु और इंदोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, इसके बारे में दिया हुआ है। आप यहाँ पे नोट्स में देख सकते हैं। ठीक है? इसको भी हमने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया गया है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ।
ठीक है, तो ये उसके बारे में है और इसको भी हमने अपने नोट्स में नोट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाने, ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाने, तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है जानकारी, ये याद रखने लायक है और नोट करने लायक है, तो इसको हमने अपने नोट्स में नोट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे पांडुलिपियों के बारे में ही दिया गया है कि पांडुलिपियाँ जो है रख रखाव अच्छी नहीं होने के कारण काफ़ी नष्ट हो गई और कुछ आज भी अब उपलब्ध है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये मंदिरों और विहारों में पाई जाती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन और सदियों तथा विज्ञान आदि के बारे में विषय में चर्चा मिलती है। ये इतना पैराग्राफ में लिखा हुआ है, लेकिन आप हमारे नोट्स में देख सकते हैं कितना अच्छे से हमने इसको लिखा हुआ है, ताकि दूर से ही हम देख लें कि ये भी एक पॉइंट है याद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभिलेखों के बारे में दिया गया है। जो अभिलेख थे ये कठोर पत्थरों पे, पिलर पे ये सभी उत्कीर्ण करवाए जाते थे और मुख्यतः ये राजा के आदेश होते थे जो जनता को पालन करना होता था। उसके बारे में ये सारा चीज़ दिया गया है अभिलेख के बारे में। उसके बाद यहाँ पे कुछ पात्रों के बारे में है। ये कुछ पंचमार्क जो क्वाइंस थे, सिक्के, उनके बारे में है। यहाँ पे पुरातत्वविदों के बारे में है, ये कौन होते थे। ठीक है, और ये इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो पांडुलिपियाँ मिलती हैं, अभिलेख मिलते हैं, ये जो भी जानकारियाँ होती हैं उसको जो इतिहासकार होते हैं उसके लिए स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में दिया गया है। अतीत एक या अनेक, तो अतीत शब्द का प्रयोग जो होता है वो बहुवचन के रूप में किया जाता है। इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, अब तिथियों का मतलब क्या होता है, तिथियों की गणना कैसे होती है, ये यहाँ पे दिया गया है, इसको हमने भी लिखा हुआ है। तो 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व ईसा से पहले के रूप में मानी जाती है। ठीक है, तो ये तिथियों का मतलब है। यहाँ पे तिथियों के बारे में बताया गया है, जैसे बीसी है, बिफोर क्राइस्ट है। फिर यहाँ पे एनो डोमिनी है, जैसे एनो और डोमिनी। ठीक है, यहाँ पे बीपी है, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, ये सारी चीज़ें। और ये जो है अन्यत्र, ये किसी अन्य देश के बारे में यहाँ पे दिया गया है हर चैप्टर के अंत में। तो यहाँ पे अफ्रीका के मिस्र देश का दिया गया है कि यहाँ पे जो राजा रानी थे ऐसे जो है ये उत्कीर्ण करवाते थे। और जैसे यहाँ पे एल का मतलब यहाँ पे शेर होता था। ठीक है, ये आई है, इसका मतलब यहाँ पे तलवार है। तो इस तरह से ए है, इसका मतलब एक चिड़िया है। तो इस तरह से ये जो था ये सांकेतिक अक्षर होता था। ठीक है, यहाँ पे मिस्र में रोसेटा नामक एक कस्बा है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई है, इसको भी हमने अपने नोट्स में नोट किया है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पे उपयोगी शब्द जो हैं वो दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, तिथियों को कैसे हमने लिखा है अपने नोट्स में भी, और तिथियों को याद रखना है क्योंकि ये लास्ट में दिया गया है। आगे है चैप्टर नंबर 2, तो ऐसे ही इसको भी हमने हाईलाइट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसको हमने नोट्स में अपने नोट किया है इस तरह से। तो एक बार हम यहाँ पे अपने नोट्स को देखते हैं। देखिए ये 6th क्लास की एनसीईआरटी का नोट्स है। सबसे पहले पेज पे मैंने सारे चैप्टर्स का नाम लिखे हैं कि कौन सा जो अध्याय है उसमें क्या है। और देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा नोट्स, जिसमें सबसे पहले है अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं, लोग कहाँ रहते थे। तो जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ का यहाँ पे हमने लिखा है, और उसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, जैसे नर्मदा नदी के तट पे रहते थे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में रहते थे, गारो पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, सिंधु नदी क्षेत्र, गंगा प्लस सोन नदी क्षेत्र, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमने मैप बनाया है, जो लोग रहते थे वो कहाँ कहाँ लोकेशन है, मैंने एक छोटा सा मैप बना के यहाँ पे, ताकि हमको हमेशा याद रहे। देश का नाम जो था वो इंडिया कैसे पड़ा, ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। उसके बाद है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या थी और कैसे बनती थी, क्या उसको कहते थे, और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ था, कहाँ कहाँ मिली है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभिलेख जो था, अभिलेख क्या होता था, क्या उसे कहते थे, और किन किन प्रयोग में आता था, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये कुछ अन्य फैक्ट्स हैं जो वहीं से, जैसे स्रोत के बारे में है। पांडुलिपि और अभिलेखों को पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया है। तिथियों का मतलब क्या है, तिथियों के बारे में यहाँ पे दिया गया है।
कि तिथियों का मतलब क्या है, जो हमने वहाँ से लिखा है बिफोर क्राइस्ट, BC, AD यानी कि एनो डोमिनी, BP यानी कि बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। यहाँ पे मिस्र का जो रुसेट्टा कस्बा था हमने अभी देखा था, और वहाँ के बारे में यहाँ पे जानकारी है। और उसके बाद कुछ टाइमलाइन दिया गया था, कृषि का आरंभ कब हुआ, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कब हुआ, गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य, इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से सारे जितने भी चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सबके नोट्स हमने ऐसे ही बनाए हैं। जैसे ये अध्याय 2 है, इसके आप देख सकते हैं 4 कारण थे जो आकेटा खाद्य संग्रह घूमा करते थे, ये सारा नोट्स है, ठीक है। ऐसे ही NCERT का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबका नोट्स हमने अपने अपने हैंड रिटन में बनाया है, ताकि हमेशा इसका रिवीजन हो सके। सिर्फ BPSC 4.0 में ही नहीं, सिर्फ BPSC टीचिंग एग्जाम में ही नहीं, बल्कि सिविल सर्विस के ध्यान से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम अगर अच्छे से नोट्स बनाते हैं तो किसी भी एग्जाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।